नमस्कार साथियों आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमने मौर्य काल का पूरा टॉपिक पहले ही खत्म कर दिया है। मौर्य काल से संबंधित जानकारियां वीडियो के रूप में हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक है, आज का विषय है मौर्योत्तर काल। क्या है? प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम मौर्योत्तर काल को जानेंगे। आपको बता दें कि मौर्योत्तर काल की जो अवधि है वो 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व से ईसवी नहीं, ईसा पूर्व से 300 ईसवी तक है। कब तक है? 300 ईसवी तक है। तो ठीक है, मौर्योत्तर काल की अवधि 200 ईसा पूर्व से 300 ईसवी तक है। दोस्तों, इतिहासकारों ने मौर्योत्तर काल को अंधकार का युग कहा है। कह दिया कि मौर्योत्तर काल में अंधकार ही अंधकार है। इसका मतलब यही है कि मौर्योत्तर काल की जानकारी से संबंधित पर्याप्त स्रोत उपलब्ध नहीं है। और दूसरा कारण ये कि मौर्योत्तर काल में दो साम्राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक साम्राज्यों के बीच सदैव ही विवाद बना रहा। ये बात अलग है कि मौर्योत्तर काल को क्लासिकल युग का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ था। साथ ही में मौर्योत्तर काल में ही लेख युक्त सिक्के सबसे पहले जारी किए गए थे। तो ठीक है, मौर्योत्तर काल को इतिहासकारों ने अंधकार का युग कहा है। क्या कहा है? अंधकार का युग। क्यों कहा है? हमने बता दिया, स्रोतों का अभाव यानी कि पर्याप्त स्रोत नहीं मिल पाए हैं। और दूसरा, दो साम्राज्यों के बीच विवाद का विषय, यानी कि दो साम्राज्यों के बीच या दो से अधिक साम्राज्यों के बीच सदैव विवाद की स्थिति बनी रही। यही कारण है कि इतिहासकारों ने मौर्योत्तर काल को अंधकार का युग कहा है। मौर्योत्तर काल को क्लासिकल युग का अग्रगामी कहा जाता है। क्लासिकल युग का प्रारंभ भी माना जाता है। क्लासिकल युग का अग्रगामी, क्लासिकल युग का अग्रगामी किसे माना जाता है? मौर्योत्तर काल को माना जाता है। क्यों माना जाता है? इसलिए माना जाता है कि यहीं से बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ। बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ। साथ में पहली बार मौर्योत्तर काल में लेखयुक्त सिक्के जारी किए गए। लेखयुक्त सिक्के जारी किए गए। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल में बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ और भारत में सबसे पहले मौर्योत्तर काल में ही लेखयुक्त सिक्के जारी किए गए थे। मौर्योत्तर काल के राजवंशों के बारे में जान लेते हैं। मौर्योत्तर काल में कुछ स्थायी राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है तो कुछ विदेशी राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन का क्षेत्र, दक्कन वाला एरिया, दक्कन का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन वाले क्षेत्र में भारत के ही यानी कि स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ। क्या हुआ? पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन के क्षेत्र में भारतीय राजवंशों का उदय हुआ। एक कौन कौन से राजवंश थे तो बता दें। पहला था शुंग वंश। कौन सा था? शुंग वंश पहला था। फिर था कण्व वंश। फिर तीसरा वंश था सातवाहन वंश।
तो ठीक है, मौर्योत्तर काल में पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन वाले एरिया में मूल रूप से 3 स्थायी राजवंशों का, भारत के ही राजवंशों का उदय हुआ। शुंग वंश, कणव वंश और सातवाहन वंश। अब शुंग वंश के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जानेंगे? शुंग वंश के बारे में जानेंगे। दोस्तों, शुंग वंश की स्थापना मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में करके की थी। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो बता दें कि शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कब की थी? कब की थी? तो बता दे, लगभग 200 ईसा पूर्व में की थी। यही पुष्यमित्र शुंग है, यही पुष्यमित्र शुंग है जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की 184 ईसा पूर्व में हत्या की और मगध में शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश की स्थापना कर दी। ये जो शुंग वंश था, ब्राह्मण राजवंश था। कौन सा राजवंश था? ब्राह्मण राजवंश था। ब्राह्मण राजवंश था। ब्राह्मण राजवंश ने शुंग वंश के रूप में पहली बार मगध में शासन किया था। पहली बार मगध में शासन पहली बार मगध में शासन प्रशासन किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मगध में शासन करने वाला, प्रशासन करने वाला पहला ब्राह्मण वंश कौन था? तो बता देंगे, शुंग वंश था। कौन था? शुंग वंश था। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी और पहला शासक बना था। इसने सेनापति की उपाधि धारण की थी। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी उपाधि धारण की थी? सेनापति की उपाधि धारण की थी। सेनापति की उपाधि धारण की थी किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही माना जाता है। क्या माना जाता है? बौद्ध द्रोही। बौद्ध द्रोही यानी कि बौद्धों का दुश्मन माना जाता है। ये अलग बात है कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा बनवाए गए भरहुत स्तूप और सांची के स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था, उनका अलंकरण करवाया था, यानी कि उनका विस्तार भी करवाया था। तो ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने क्या करवाया था? भरहुत स्तूप और सांची, जो दोनों मध्य प्रदेश में है, इनका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार के अंतर्गत अलंकरण करवाया था और विस्तार भी करवाया था। तो क्या करवाया था? भरहुत और सांची, ये दोनों स्तूप मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। इन दोनों को क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। जीर्णोद्धार। तो ठीक है, यद्यपि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही माना जाता है, इसके बावजूद भी पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश के 2 स्तूपों भरहुत और सांची का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे, उनका नाम था पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित का नाम पतंजलि था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ, जिसके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि। ये वही पतंजलि है जो संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान हैं तथा इन्होंने क्या किया है पता है? इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने महाभाष्य नाम की ग्रंथ की रचना की है। क्या किया है? महाभाष्य की रचना। महाभाष्य की रचना किसने की है? तो शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने महाभाष्य की रचना की। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में प्रथम आक्रमण किसका हुआ था पता है? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पहला यूनानी आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में
पहला यूनानी आक्रमण हुआ किसके नेतृत्व में हुआ? तो बता दें यूनानी शासक डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पहला यूनानी आक्रमण हुआ था। पहला यूनानी आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पहला यूनानी आक्रमण हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बता दें यूनानी शासक डिमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था, किंतु इसने व्यास नदी को पार नहीं किया था। व्यास नदी तक ही इसका आक्रमण सीमित रहा। इसके बाद व्यास नदी के पार यानी कि पूर्वी भारत तक इसके सेनापति मिनांडर ने विजय करने की सोची थी। कहने का मतलब कि डेमेट्रियस के नेतृत्व में पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पहला यूनानी आक्रमण हुआ, किंतु ये जो डिमेट्रियस था, जो यूनानी शासक था, इसने व्यास नदी को पार नहीं किया था। क्या केवल व्यास नदी तक ही आया था, किंतु इसके सेनापति मिनांडर ने पूर्वी भारत यानी कि व्यास नदी को पार करके भी विजय अभियान किया, किंतु पुष्यमित्र शुंग के सामने ये टिक न सका। पुष्यमित्र शुंग ने पूर्वी भारत में कहा भाई? पूर्वी भारत में यमुना नदी के तट पर, इसके तट पर, यमुना नदी के तट पर इस मिनांडर को पराजित करके रख दिया। इस यूनानी को धूल चटा दी। क्या कर दिया? धूल चटा दिया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। और किसने? ठीक है, ये हो गया पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी। एक चीज और हम आपको बता दें कि पुष्यमित्र शुंग के बाद जो महत्वपूर्ण राजा हुआ शुंग वंश का, वो था भागभद्र। कौन था? भागभद्र पुष्यमित्र शुंग के पश्चात शुंग वंश का एक महान शासक हुआ, और यह भागभद्र शुंग वंश का 16वां शासक था। कैसा शासक था? शुंग वंश का 16वां शासक कौन सा था? भागभद्र था। इसके बेसनगर अभिलेख, किस अभिलेख से? बेसनगर अभिलेख से जानकारी मिलती है। बेसनगर यानी कि विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। विदिशा का प्राचीन नाम बेसनगर था, जहां का शासक भागभद्र था, जो शुंग वंशी शासक था, शुंग वंश का 16वां शासक था। तो ठीक है, इसके बेसनगर यानी कि विदिशा अभिलेख से ज्ञात होता है कि शुंग वंश की राजधानी क्या थी? बेसनगर थी, मतलब विदिशा थी। क्या थी? विदिशा थी। ठीक है, शुंग वंश की राजधानी क्या थी? बेसनगर थी यानी विदिशा थी। किससे जानकारी प्राप्त होती है? तो बता दें कि शुंग वंश के 16वें शासक भागभद्र के अभिलेख बेसनगर से जानकारी मिलती है कि शुंग वंश की राजधानी बेसनगर यानी कि विदिशा थी, जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में है। ठीक है, भागभद्र के बेसनगर अभिलेख से ही यह जानकारी मिलती है कि एक यूनानी राजदूत, कौन? यूनानी राजदूत हेलियोडोरस शुंग वंश के 16वें शासक भागभद्र के दरबार में विदिशा आया। कहां आया? विदिशा आया। कौन विदिशा आया था? यूनानी राजदूत। कौन? हेलियोडोरस। तो ठीक है, किससे जानकारी प्राप्त होती है? तो भागभद्र के बेसनगर अभिलेख से भागभद्र के बेसनगर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि एक यूनानी राजदूत जिसका नाम हेलियोडोरस था, भागभद्र के दरबार में विदिशा पहुंचता है और वहां भागवत धर्म स्वीकार करता है, और भागवत धर्म के सम्मान में विदिशा में यानी कि बेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है। कौन भाई? हेलियोडोरस। किसका निर्माण करवाता है? गरुड़ स्तंभ का।
गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है। किसके सम्मान में? भागवत धर्म के सम्मान में, भागवत धर्म के सम्मान में, भागवत धर्म के सम्मान में। तो ठीक है, हेलियोडोरस भागवत के दरबार में विदिशा जाता है और भागवत धर्म स्वीकार करते हुए भागवत धर्म के सम्मान में ही विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाता है। गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। खाम बाबा, खाम बाबा के नाम से भी जाना जाता है इस गरुड़ स्तंभ को। चलिए, ये तो हो गया भागवत। अब बता दें कि शुंग वंश में जो महत्वपूर्ण रचना थी वो थी मनुस्मृति की। मनुस्मृति कब रची गई थी? तो बता दें कि मनुस्मृति की रचना शुंग वंश में की गई थी। मनुस्मृति की रचना कब की गई थी? तो ध्यान रखना, मनुस्मृति की रचना शुंग वंश में की गई थी। मनुस्मृति एक ब्राह्मण ग्रंथ है और जैसा कि हमने पहले बता दिया कि जो शुंग वंश है ब्राह्मण राजवंश है और यही कारण है कि इस वंश में मनुस्मृति रची गई। शुंग वंश में लगभग 10 शासक हुए जिन्होंने लगभग 100 से 112 वर्षों तक शासन किया था। इस वंश का अंतिम शासक, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इस शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या इसके सेनापति वसुदेव ने करके मगध में कणव वंश की स्थापना किया। किसकी स्थापना की? कणव वंश की स्थापना की। कणव वंश की राजधानी कहां थी? तो बता दें कि कणव वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र थी। तो ठीक है, कणव वंश का संस्थापक कौन था? तो बता दें कि कणव वंश का संस्थापक वसुदेव था, जिसने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके कणव वंश की स्थापना की थी। कणव वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। और कणव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बता दें कि कणव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा था। कणव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, जिसकी हत्या इसके सेनापति शिमुक ने की थी। किसने की थी? शिमुक ने। तो ठीक है, कणव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या उसके सेनापति शिमुक ने करके मगध में सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? बता दे, शिमुक था। शिमुक सातवाहन वंश का शासक था, स्थापना था सॉरी, और पहला शासक भी था। शिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था और पहला शासक भी था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, सातवाहन वंश से संबंधित अन्य जानकारियां हम अगले क्लास में देखेंगे। सातवाहन वंश शुंग वंश, कणव वंश में से सबसे बड़ा वंश था, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। ऐसा माना जाता है इस वंश में लगभग 30 शासक हुए, जो लगभग 450 साल तक इनने शासन किया था। तो ठीक है, सातवाहन वंश को आगे देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।